बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनमें से एक ये है मिल्टन आयल ड्रॉप मेथड। और अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से अगर लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करना हो तो यह इन्वर्स के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है या फिर ये वाला आ जाता है या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला, ये क्वेश्चन ज़्यादा। फिर उसके बाद गाज़ लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन भी कभी कभी पूछी जाती हैं। तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा बच्चों, हमने फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और किया किसने है? मिल्टन ने फर्स्ट टाइम किया है। किस मेथड से किया? मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से फाइंड आउट किया है। तो हमने वही मेथड पढ़ना है जिस मेथड से मिल्टन ने चार्ज फाइंड किया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? बेटा सबसे पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, किसने किया इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर? जे थॉमसन ने किया है। 19वीं सेंचुरी के आखिर में किया गया इलेक्ट्रॉन को। 1890s में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। जब डिस्कवर कर लिया जे थॉमसन ने, उसके बाद इशू ये था कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है इसका मास कितना है और इस पर चार्ज कितना है। ये दो बड़े मेजर पार्ट थे इलेक्ट्रॉन के वाले से फाइंड आउट करने के। जे थॉमसन ने बहुत कोशिश की और बिल आखिर चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने 1897 में फाइंड आउट कर लिया। अलग से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट ना कर सका जे थॉमसन। ये आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, चार्ज टू मास रेशियो। क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप चैप्टर 3 में पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे। फिर बेटा मिल्टन ने कोशिश की चार्ज एग्जैक्ट चार्ज फाइंड करने के लिए, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास अगर हो तो अगर चार्ज पता चल जाए तो मास निकाल सकते हैं, और मास पता चल जाए तो चार्ज निकाल सकते हैं। लिहाजा कोई एक चीज पता चल जाए तो दूसरी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिल्टन ने 1909 में क्या फाइंड आउट किया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में कामयाब हुआ, जिसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत आसान हो गया फाइंड आउट करना। यहाँ तक बच्चों मैंने आपके सामने रखा है, बैकग्राउंड रखा है इसका, जिसमें आपने कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया जे थॉमसन ने। फिर जे थॉमसन ने E/m रेशियो तो निकाल ली, लेकिन एग्जैक्ट चार्ज ना निकाल सका। अब E/m रेशियो हो तो कोई एक चीज अगर हो दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं इसकी। तो फिर मिल्टन ने 1909 में जाके चार्ज इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया ऑयल ड्रॉप मेथड से, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ूंगा कि मिल्टन ने क्या क्या लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा मिल्टन ने एक कंटेनर ले लिया जिसमें ये सारा एक्सपेरिमेंट होना है। एक कंटेनर ले लिया जहां पर ये इलेक्ट्रॉन को का चार्ज फाइंड आउट करने के लिए सारा एक्सपेरिमेंट होगा इस कंटेनर के अंदर। जी बेटा मिल्टन ने सबसे पहली चीज जो ली, एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर के साथ एक कॉर्नर पे उसने एक एटमाइजर लगा दिया, जिसके अंदर उसने ऑयल रखा हुआ है। एटमाइजर के अंदर एटमाइजर वो बारीक नोजल है इसके कॉर्नर पे, जिससे प्रेशर से ऑयल निकलेगा बाहर की तरफ। जिस तरह आपने देखा होगा वो स्प्रे मशीन को देखा होगा आपने, या वो जो क्या नाम है आप हमाम पे देखते हैं बालू पे पानी फेंकने के लिए, वो उसको आप एटमाइजर कह सकते हैं। तो बहरहाल एटमाइजर ले लिया जिसके अंदर ऑयल मौजूद है, लेकिन ये जो ऑयल मौजूद है ये न्यूट्रल एटम है, ऑयल के चार्ज नहीं है इस ऑयल के ऊपर। बेटा एटमाइजर के साथ साथ इधर ले ली उसने 2 प्लेट ले ली इनसाइड। ऊपर वाली प्लेट में उसने एक छोटा सा सुराख कर दिया, जिससे जब कभी भी
वो इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज पार्टिकल अगर नीचे फॉल कर सके तो उनके फॉल करने में आसानी रहेगी। अच्छा जो दो प्लेट अपोजिट पैरेलल प्लेट ले ली और उन पैरेलल प्लेट पे चार्ज करने के लिए पीछे सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दी, उन प्लेट पे चार्ज जब भी आप करना चाहें तो बैटरी लगा दी और बैटरी के साथ वोल्ट मीटर भी लगा दिया बेटा। वोल्ट मीटर ये लगा दिया मैंने जिससे हमें वोल्टेज बैटरी की पता चल सकेगी, और एक स्विच भी लगा दिया ताकि बटन ऑन ऑफ का चक्कर भी रह सके। बेटा सबसे पहली बात जो मेडिकल ने ली, कंटेनर लिया, कंटेनर के इनसाइड एक कॉर्नर पे एटमाइजर ले लिया जिसके अंदर ऑयल मौजूद है। प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे, तरीका प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, पहले ये पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या चीजें ली उसने। बेटा 7 पैरेलल प्लेट्स ले ली, जिन पैरेलल प्लेट को चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब है इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब भी आपने चार्ज करने की कोशिश की, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब भी चार्ज करने की कोशिश करेंगे आप। और इधर आपने स्विच लगा दिया, आपने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी, चार्ज करना है तो इसको ऑन कर देंगे आप, अगर आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी तो इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो बेटा यहाँ और साथ साथ वोल्टेज को मेजर करने के लिए इधर वोल्ट मीटर भी लगा दिया है, सोर्स के साथ बैटरी के साथ पैरेलल लगेगा वोल्ट मीटर, जो इस सोर्स की क्या बता सकता है, वोल्टेज बता सकता है। बेटा अगर आपने बटन ऑन कर दिया, यहाँ पे स्विच को ऑफ ऑन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो बेटा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब है ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे कनेक्शन के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ली हैं, आपने क्या किया है, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ली हैं यहाँ पे, जिनमें ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है जिसमें छोटा सा सुराख है, होल है, और नीचे वाली प्लेट पे कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इधर बेटा आपने लाइट का सड़े की इधर छोटी विंडो बना दी है ताकि इनसाइड आप देख सकें, और इसके साथ आपने इधर सोर्स ऑफ लाइट ले लिया है। सोर्स ऑफ लाइट के सामने आपने क्या किया है, कन्वेक्स लेंस ले लिया बेटा। कन्वेक्स लेंस ने क्या करना बेटा, मैं ज्यादा लाइंस नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिग में प्रॉब्लम होगा आपको समझने के लिए, या माइक्रोस्कोप कह लें आप माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी एक ही क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, सिंगल कन्वेक्स लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो बेटा ये इसलिए लिया कि जो इनसाइड होगा उसको आप देख सकें, यानी आपने सोर्स ऑफ लाइट लेने के बाद क्या लगा दी, कन्वेक्स लेंस, जिससे लाइट यहाँ पे फॉल की, और साथ माइक्रोस्कोप लगा के आप इसको क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं इनसाइड हो क्या रहा है। तो ये था बेटा जो कंस्ट्रक्शन के लिए, जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो हमारे सामने है। मैं एक दफा फिर आपके सामने रख देता हूं। अच्छा बच्चों, अब हुआ ये कि आप एटमाइजर के इनसाइड ऑयल मौजूद है, आप ऑयल की स्प्रे करेंगे एटमाइजर से, एटमाइजर की नोजल से जब ऑयल निकलेगा, ऑयल जब निकलेगा तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ऑयल का ड्रॉप रब होके उसके एटमाइजर की नोजल से निकलेगा, निकल के उस पर क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। अब ये हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है। आपने एबोनाइट रॉड को भी रब किया था, ग्लास रॉड को भी, एक पे पॉजिटिव आया था, एक पे नेगेटिव आया था, तो ये इसकी केमिस्ट्री डिसाइड करती है। तो बेटा ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप होंगे, यानी ये ऑयल ड्रॉप जो निकलेंगे इस एटमाइजर की नोजल से, एक तो ये धुंध के कतरों की मिस्ट पार्टिकल की शक्ल में निकलेंगे, धुंध के कतरों की शक्ल में निकलेंगे, मिस्ट बहुत स्मॉल ड्रॉप होंगे ये,
और दूसरी बात यह है कि इन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। बेटा ऑयल ड्रॉप जब एटमाइजर की नोजल से बाहर निकले, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से इन ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा मिस पार्टिकल की शक्ल में ये फॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, बाहर निकलेंगे। बेटा इनमें से कोई पार्टिकल, यानी हम तो एक पार्टिकल को स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल इस होल से नीचे की तरफ भी आ जाएंगे, यानी कुछ यहाँ फॉल कुछ यहाँ फॉल करें, लेकिन कुछ पार्टिकल क्या होगा, इस होल से नीचे की तरफ आएंगे। हमने उनमें से किसी एक पार्टिकल को स्टडी करना। लेट्स से ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, और कौन सा पार्टिकल, इसको अब मैं इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेता हूं ताकि नजर आए। साइज तो बहुत छोटा होगा इस पार्टिकल का, बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि नजर आए आपको, आप देख सकें। तो बेटा ये पार्टिकल फॉल करके नीचे की तरफ जब आ रहा है, यहाँ तो जो चाहिए थोड़ी सी, पार्टिकल जब फॉल करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है उस पर, नजर आ रही है, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है उस पर, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ये नेगेटिव प्लेट रिपेल कर रही है और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही है, और अपवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है बेटा, अपवर्ड लग रही है फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। यानी अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इसको पे अपवर्ड फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटी इस पे किधर लगा रही है, फोर्स डाउनवर्ड। यानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये फॉल कर रहा था, लेकिन जैसा इस प्लेट के अंदर, इन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के अंदर दाखिल हुआ ये, तो बेटा फॉल करके ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये जैसा दाखिल हुआ फॉल कर नीचे की तरफ आ रहा था, इस पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गई, और वो फोर्स कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट फोर्स लगा रही है। बेटा अगर तो ग्रेविटी ज्यादा होगी तो नीचे आएगा ये, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी तो ये ऊपर जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इधर से बैटरी की वोल्टेज वेरी करते हैं, तो जो चाहिए यहाँ पे वेरी करके, यानी अगर ये वोल्टेज ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसका प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है प्लेट्स के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लग रही है अपन, तो हम वोल्टेज को कम करेंगे, ताकि हम ये चाह रहे हैं ये वाली फोर्स जो अपर लग रही है और ये वाली फोर्स ग्रेविटेशनल जो डाउनवर्ड लग रही है, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फर्ज किया अपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है तो आप उसको कम करोगे, कम करने के लिए यहां से वोल्टेज क्या करोगे, आप रिड्यूस करोगे। और अगर अपर लगने वाली फोर्स कम है तो आप क्या करोगे, इस फोर्स को बढ़ाओगे, बढ़ाने के लिए इधर से क्या कर लोगे, वोल्टेज को बढ़ा दोगे। और कितनी वोल्टेज आपने बढ़ाई है, वोल्टेज कितनी है, वोल्टमीटर से साथ मेजर भी कर लोगे। बहरहाल बेटा जब वोल्टेज इतनी हो जाए कि अपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, अपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और डाउनवर्ड लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए, तब क्या होगा। अच्छा तो बेटा जब चार्ज सस्पेंड हो गया तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बेटा इलेक्ट्रिक कितनी लगती है, वो लगती है ई क्यू के इक्वल, जबकि ग्रेविटेशन कितनी लगती है, वो लगती है एम जी के इक्वल। तो बेटा एफ ई की जगह ई की और एफ जी की जगह एम जी पुट कर दें, ये आ गया हमारे पास। चूंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है क्यों, तो ई को उधर लेके चले जाएं, ये आ गया एम जी बाई ई। अब क्यों के लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्यों के लिए एक मैस की वैल्यू चाहिए और एक ई की वैल्यू चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, और दूसरा मैस की वैल्यू चाहिए। पहले हम ई फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम क्या निकालेंगे बेटा, मैस फाइंड आउट। अब जरा गौर से देखें बेटा, मैंने पढ़ाया भी था आपको अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में ई की क्या सूरत होती है, जरा खैर आप बताएंगे, टाइम लग जाएगा। तो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है ग्रेडियंट वाला, सिंस वी नो दैट E is equal to
माइनस डेल वी बाई डेल आर। पढ़ा हुआ ये फार्मूला, ये 2 दिन पहले लेक्चर में, परसों के लेक्चर में था ये। तो बेटा माइनस साइन को इग्नोर कर दें, डेल वी की जगह। अच्छा बच्चों क्यों? वोल्टेज तो हमें पता है कितनी अप्लाई की हमने, ठीक है, डिस्टेंस भी पता है, लेट डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर डी है। तो बेटा हमें ई की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना, ई के लिए वोल्टेज तो पता हमें, उस शक्ल में रिलेशन। तो माइनस साइन चूंकि डायरेक्शन की बात करता है, हमें यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, इग्नोर कर दें। तो डेल वी की जगह वोल्टेज जो आपने अप्लाई की वी, और डेल आर की जगह डी। तो बेटा स्टार्ट में डी को भी सपोज कर लेना, मैंने नहीं किया स्टार्ट में डी को सपोज। तो बेटा ई की वैल्यू क्या आ गई? वी बाई डी। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें और इसको 5 कह लें। पुट कर दें वैल्यू फ्रॉम 5 and 4, लगा लीजिएगा। पुट कर दें, पुट 5 and 4 वी हैव। तो यहां से ये हो जाएगा KO इज इक्वल टू mg बाई ई की जगह v बाई डी। तो बेटा d को ऊपर लेके चले जाओ, तो d को जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा KO इज इक्वल टू mgd डिवाइडेड बाई v, where V is the potential difference between the plate, V is the applied voltage, and that will be measured by voltmeter. V का हमें पता है, V वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर लगाए इसलिए V मेजर कर सके। G का हमें पता है, D डिस्टेंस है 2 प्लेट के दरमियान, वो भी हमें पता है। हमारे लिए मसला क्या बन गया? मैथ। मैथ क्यों मसला बन गया? मैथ क्यों अननोन है? मैथ क्यों अननोन है? मैथ इसलिए अननोन है कि जब वो आयल ड्रॉप निकले इससे, किससे, एटमाइजर से, इसकी नोजल से, तो उसी वक्त उनको ड्रॉप का साइज और चार्ज उसी वक्त डिफाइन होंगे। यानी चार्ज उस पर कितने हो सकते हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, या 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 2 के बराबर, वो तो निकल जाए पता चलेगा कितने होंगे, और वो तो स्पेशल डिपेंडेंट है। और दूसरी बात मैथ भी उसका कितना वॉल्यूम है, कितनी डेंसिटी, उस पर डिपेंड करता है। तो मैथ हमारे लिए अननोन है। तो अब बेटा एक ही स्टेप पॉइंट रहता है इस सारे टॉपिक में, वो है मैथ फाइंड आउट करना। मैथ फाइंड आउट करके यहाँ पुट करें, तो मैथ पुट करेंगे तो आपके पास चार्ज निकल आएगा। तो मैथ निकालने के लिए याद रखता हूँ, थोड़ा सा मैं बुक से कैलकुलेशन में स्टेप चेंज करूंगा। बुक ने जो पहला स्टेप यूज किया मैं वो तीसरा स्टेप रखूंगा, और पहला स्टेप मेरा उस बुक का तीसरा स्टेप होगा। जरा गौर से देखिए ताकि आपके लिए आसानियां रहे। मैथ्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो बेटा आयल की डेंसिटी तो हमें पता है, लगा लीजिएगा, आयल की डेंसिटी तो हमें पता है, मैथ निकालना है। और आयल की शेप, आयल ड्रॉप की शेप भी क्या, स्फेरिकल है। तो सिंस वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम किधर जा रहे हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 को बच्चों, अब हम जा किधर हैं? अब हम जा रहे हैं किस तरफ? मैथ निकालने के लिए। तो मैथ निकालने के लिए, मैथ निकालने के लिए हमने फार्मूला जो किया वो किया क्या, रो इज इक्वल टू m बाई वी। बेटा यहां से m हो जाएगा, m हो जाएगा यहां से डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम। स्फेरिकल शेप बॉडी का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो कितना होता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर बन जाएगी ये क्या, 6। बेटा इक्वेशन 6 से मैथ तो निकालें, मैथ में डेंसिटी की वैल्यू चाहिए, आयल की डेंसिटी हमें पता होगी, कोई इश्यू नहीं है। 4/3 पाई की वैल्यू पता है, लेकिन अननोन क्या है? आर, रेडियस। वो यानी वो स्फेरिकल शेप जो आयल ड्रॉप था वो अभी यहीं से निकला है, तुम्हारे लिए रेडियस तो अननोन होगा। अगर तो पहले से ड्रॉप का साइज पता हो तो रेडियस निकाल सकते। पता चला कि चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए था? मैथ। मैथ निकालने के लिए क्या चाहिए आप? रेडियस। तो रेडियस के लिए कैलकुलेशन करेंगे, याद रखता हूं जो चाहिए। सो रेडियस के लिए, रेडियस मैथ के लिए रेडियस किस लिए चाहिए? मैथ चाहिए।
के लिए चाहिए, हम क्या करेंगे, टेक्निक जरा चेंज करेंगे थोड़ी सी। हम सबसे पहले स्विच ऑफ कर देंगे। तो जो देख रहे बच्चे, हम सबसे पहले क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक, स्विच ऑफ करने के बाद अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होगी यहाँ पे खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी यहाँ पे। अब जब चार्ज पार्टिकल में यहीं ड्रॉ कर लूंगा, वहां पर दोबारा इसको ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म नहीं करना चाहता, अलबत्ता वोल्टेज ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जीरो, नेगेटिव जीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बिटवीन द प्लेट्स। फॉर फाइंडिंग मैस हमें चाहिए आर, फॉर फाइंडिंग आर हमने क्या किया, हमने वोल्टेज अप्लाई करनी बंद कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की। अब देखना क्या हुआ, अब जब लगा लीजिएगा, अब जब चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे तो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन अपवर्ड कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी। सो अब क्या करेगा, जब चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है तो अब की बार ड्रैग फोर्स उस पर लगने लगेगी। सो ड्रैग फोर्स लगेगी अपवर्ड, और चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का ध्यान में रखिएगा, यानी जब वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स के एब्सेंस में डाउनवर्ड फॉल कर रहा था अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फॉल कर रहा था, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, बढ़ती वेलोसिटी के साथ उस पर क्या लगने लग गया, एक्सेलरेट हो रहा था, तो ड्रैग फोर्स लगी 6 पाई ईटा आर वी टी। नजर आ रही है, इधर देखिए नजर आ रहा है, बस ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ती, एक खास वेलोसिटी, भाई फर्स्ट चैप्टर 6 वाला लेक्चर, एक खास वेलोसिटी पर ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल क्या हो जाएंगी, इक्वल। जब ड्रैग फोर्स, अब जरा आपका इम्तिहान स्टार्ट हो रहा है, जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएंगी, अब क्या होगा, क्या वो चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा, क्या वो फॉल करेगा जी? तो अब क्या होगा जरा बताइएगा मुझे। अच्छा बच्चों, मसला ये था कि यहां जब इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल इक्वल हुई तो चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हुआ, इलेक्ट्रिक अपवर्ड, ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड। यहां ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड है, ड्रैग अपवर्ड है, और यहां जब इक्वल हुई तो सस्पेंड नहीं हुआ, फॉल किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बच्चों आपने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई बॉडी जब मूव कर रही होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स लग के उसको रोक ले या स्पीड अप ना कर दे, स्लो या स्पीड अप ना कर दे। इसी तरह कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स लग ना रही हो। तो वजह चाहिए, जब ड्रैग और ग्रेविटेशनल इक्वल हुई थी तो वो बॉडी फॉल कर रही थी, फॉल करती बॉडी पे इक्वल होके नेट फोर्स जीरो हुई, तो बेटा रोकने वाली कोई फोर्स यहां नहीं है जो रोके बॉडी। ठीक हो गया, बॉडी फॉल करेगी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। ये तो इसका फॉल करने का लॉजिक तो चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ भी था आपने। यहां कौन सी फोर्स जिसने रोक लिया बच्चों, यहां इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हुई एट द सेंटर, मिडिल पॉइंट पे। जैसा ये चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स यहां तो इक्वल है, जहां से नीचे नहीं आने देगी, बिकॉज ये रिएक्शन रिपल्शन बढ़ जाएगी और रिपल्शन की वजह से नीचे नहीं आ सकेगा। पता चला फॉल करते पार्टिकल पे फोर्स इक्वल हुई, अगर फोर्स इक्वल होने पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो ये सस्पेंड ना होता, फॉल करते रहता। लेकिन यहां से नीचे आते हुए सेंटर में तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन नीचे आते हुए ये वाली फोर्स बढ़ करके इसको क्या कर लेगी, स्टॉप कर देगी। यानी ये एज अ एक्सटर्नल फोर्स, स्टॉप करने वाली फोर्स का रोल प्ले करती है, कब, सेंटर से नीचे आके, सेंटर में नहीं करती। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टॉप होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन इक्वल होकर स्टॉप होगा, ड्रैग और ग्रेविटेशन इक्वल होकर स्टॉप नहीं होगा, बल्कि फॉल करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इस पूरे टॉपिक में यही पॉइंट था जिसमें आना था मैंने। बाकी तो यानी ये जो पॉइंट था, इस पे अक्सर कंफ्यूजन रहती है बच्चों की भी और टीचर्स की। तो आगे बढ़ते हैं हम जरा।
अच्छा जी, इक्वल हो गया। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं रेडियस पता चल जाए। उसके लिए ये कुछ किया, करने के बाद ये सूत्रताल बनी। तो इसका मतलब हमने क्या किया, ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल क्या कर दी, इक्वल कर दी। ड्रैग कितनी लगी, 6 पाई ईटा आर वी टी। ग्रेविटेशनल कितनी लगी, एम जी। एम की वैल्यू, इसको क्वेश्चन 7 के, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 6 से। 6 से जब पुट करेंगे हम एम की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर बी टी इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी। अब जो जो चीजें सेम है, एम की वैल्यू इक्वेशन 6 से आपने पुट कर दी। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें अननोन क्या हमारे पास, आर है। अननोन, अननोन क्या है, आर है। जो जो सिमिलर चीजें काटते जाए बच्चों, पाए को पाए से काटें, और क्या कटेगा तो और से देखने बाद समझ नहीं आएगी। आर को आर क्यूब से काट के स्क्वायर बना दें, और क्या कटेगा, रेड मार्क कराइए, ये देखिए। अच्छा, आर को इस आर से काटा, पाए को पाए से काटा, और क्या बचता है, रो तो नहीं कटा। अच्छा, इस आर को एक तरफ रहने दें, 6 मल्टीप्लाइड 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो जाकर मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइडेड बाय 4, ये 4 उधर चला गया। बाकी इधर रो वी टी और डेंसिटी उधर जाके डिवाइड करेगी, डेंसिटी में डेंसिटी डिवाइड हो गई, और जी भी डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बेटा आप ये कर ले, 6 मल्टीप्लाई 3 18 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 9/2, 9 ईटा बी टी बाय 2 रो जी। बेटा ये कैलकुलेशन आपको आनी भी चाहिए, इतना बड़ा लंबा मसला नहीं है। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर रूट ले लें तो आर की वैल्यू निकल आएगी। आर की ये जो वैल्यू निकलेगी पुट कर दें किसमें, तो किसकी निकलेगी, मैथ। मैथ की जो वैल्यू निकलेगी पुट कर दें किसमें, क्यों में, तो क्यों निकल आएगा। कैलकुलेशन में मिल्टन ने इस टॉपिक के अंदर पुट नहीं की हुई, बस चार्ज के लिए मैथ, मैथ के लिए आर, बस ये रिलेशन है आखिरी। अलबत्ता आपको असाइनमेंट ये है, लेकिन ये एडिशनल एग्जाम के लिए आती है, असाइनमेंट नहीं बनती। आप ये करें, आर की ये वैल्यू यहाँ पुट करके एम निकालें, एम की वैल्यू पुट करके क्यू के लिए रिलेशन निकालें। लेकिन ये मेरी तरफ से अजाफी काम है, ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम लॉन्ग क्वेश्चन यहीं तक लेके जाना है। आगे थ्योरी में गप लगानी है कि आर की पुट करें एम में, एम की पुट करें एस में, तो निकलेगा 4, लेकिन एग्जाम में करनी नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन करनी नहीं है यहाँ से आगे। तो बच्चों हाँ, एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए कोई पूछ रहे कि आर की वैल्यू इन मिल्टन आयल ड्रॉप मेथड फॉर फाइंडिंग मैस, तो ये आपको पता होना चाहिए आर के लिए है। अच्छा, आर के लिए ईटा चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर पता होती है हमें, यहाँ एयर ही है। रो चाहिए, रो डेंसिटी ऑफ ऑयल, जी वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, बात रहती है एक हमारी, वो खत्म होगी बेटे, एक बात रहती है, आर की वैल्यू ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, बाकी यहां तक कैलकुलेशन करनी है लॉन्ग के तौर पे। अलबत्ता आगे थ्योरी लिखनी है कि आर की वैल्यू यहां से पुट कर दें किसमें, एम में, एम की वैल्यू यहां से पुट कर दें, ये थ्योरी में लिखना है, तो निकलेगा 4। दूसरी बात, आर के लिए तो मिल्टन ने जो वैल्यूज निकाली चार्ज की, वो वैल्यूज कुछ इस तरह से निकली, वो वैल्यूज निकली, मैं यहां लिख देता हूं इन रिजल्ट जो हमारे पास, वो वैल्यूज निकली बेटा चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम वैल्यू नहीं निकली चार्ज, ठीक, या निकली 2 टाइम ऑफ दिस वैल्यू, या निकली 3 टाइम ऑफ दिस वैल्यू,
4 टाइम ऑफ दिस वैल्यू n टाइम। यहां से मिलकर इस रिजल्ट पे पहुंचा कि एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट अलग से अगर एग्जिस्ट करता है तो उस एक पे जो मिनिमम चार्ज है वो ये इससे छोटा चार्ज, इससे कम वैल्यू ऑफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसका 2 टाइम का मतलब है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए उसने, 3 का मतलब 3 गेन किए हुए। तो मिलकर इस रिजल्ट पे पहुंचा कि एक इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम जो चार्ज है वो ये, और बाकी इसका मतलब है 1.6 का मतलब 1.5 गुना नहीं है, 3.5 गुना नहीं है, 4.5 गुना नहीं, 4.5 टाइम नहीं है, एग्जैक्टली 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम है, 4.5 टाइम नहीं बन रहा। ठीक है, ये बात मेरी शायद समझ आ रही है आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिनिमम ये, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी पे आया, किसी पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया हो, कितना चार्ज आया हो 2 into 1/2 ऑफ या 2.5 ऑफ दिस चार्ज, ऐसा नहीं है। 2 टाइम आया या 3 टाइम आया या 4 टाइम आया, ये फ्रैक्शन में नहीं आया, इसका मतलब है ये क्वांटाइज्ड है चार्ज। मिनिमम चार्ज ये है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे, कितना 2 टाइम ऑफ दैट हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, कितना 3 टाइम ऑफ दैट हो जाएगा। दैट इज क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइजेशन है इसमें। तो ये था हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब मैं जो फालतू चीजें रब करता हूं ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी बेटा, हमारा ये मिलकर 9 ड्रॉप मेथड हो गया।